हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्गी क्लासेस। एक्सप्लेन पेज पे देख लेते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं। देखो, आज दो आर्टिकल्स अपन अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहला है स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो अभी रिसेंटली बिल्स आए ना, उनसे रिलेटेड तो डिस्कशन अपन ने प्रोज एंड कॉन्स दोनों देख लिए उन बिल्स के। अब अपन देखेंगे कि एक्चुअल में एग्रीकल्चर की स्टेट क्या है अगर इंडिया में अगर देखें तो। ये जो डेटा है ये कहीं ना कहीं अपने आंसर राइटिंग में काम आ सकता है। तो जो डेटा ऑलरेडी आपने नोट किया था ना, वो ही कहीं ना कहीं रिपीट होती हुई दिखाई देंगी, बट कुछ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव भी जानने को मिलेंगे इस आर्टिकल में अपने को। दूसरा जो आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस। अभी जो इंडियन नेवी है उसमें मंडे को 2 वुमेन ऑफिसर्स को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में एंट्री मिली है। तो ये अपने आप में एक अच्छा ब्रेक थ्रू है वुमेन एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, और जिस तरीके से हम धीरे धीरे इंडिया को एक लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उस तरफ एक अच्छा कदम अपन कंसिडर कर सकते हैं। तो ये दोनों आर्टिकल्स आज अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला आर्टिकल है वो है स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। इसको अगर अपन देखें तो इसके थोड़ा सा पर्सपेक्टिव वही रिपीट हो रही है चीज़ें। गवर्नमेंट ने अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म लाने के लिए जो बिल इंट्रोड्यूस किए, जिनको राज्यसभा और लोकसभा में पारित करवा लिया जा चुका है, तो उस पर एक डिवाइडेड ओपिनियन आ रहा है और एक डिबेट सी चल पड़ी है इस एग्रीकल्चर रिफॉर्म को लेकर के एग्रीकल्चर सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके बीच में। तो जो रिफॉर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो एग्रीकल्चर की जो एक आप इमेज देखोगे या स्टेटस देखोगे, तो उसके हिसाब से हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये वाकई में डिबेट कितना वर्दी है या नहीं है। पहला तो ये है स्टेट हमारी एग्रीकल्चर की कैरेक्टरिस्टिक कि एग्रीकल्चर जो है हमारे यहाँ पर हाईली अनरिम्यूनरेटिव, मतलब बहुत ही घाटे का सौदा है, पहली बात तो। दूसरी, एग्रीकल्चर जो है वो उसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी ऑलरेडी रेगुलेशंस अप्लाइड हैं। कहने का मतलब हाईली रेगुलेटेड है हमारा एग्रीकल्चरल सिस्टम। अगर बात करें मतलब ये कि मार्केट फोर्सेस फ्रीली अप्लाई नहीं हो पाते हैं इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम की अगर बात की जाए तो। ये दो चीज़ें आप देख सकते हो। नंबर 1 रिपीट कर रहा हूँ मैं कि घाटे का सौदा है और ओवर रेगुलेशन होता है इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका। तो गवर्नमेंट ने जो नए बिल इंट्रोड्यूस किए हैं, तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि फार्मर्स अब जो हैं मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग अपने प्रोड्यूस को सेल कर सकते हैं आराम से, जहां पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अब अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सही प्राइसेस पे फार्मर्स सेल आउट करेंगे तो ज़्यादा दिनों तक घाटे का सौदा नहीं बना रह जाएगा। तो ये एक पॉइंट अच्छा निकल के आता है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एक आशा है, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने एक आशा की किरण बताई है कि जिस तरीके से सेक्टर को लिबरलाइज किया जाएगा तो एक मार्केट फोर्सेस को एक ग्रेटर प्ले करने के लिए ग्राउंड मिलेगा और इंडियन एग्रीकल्चर को एक एफिशिएंसी मिलेगी और जो किसान हैं उनको फ़ायदे का सौदा मिलता हुआ दिखाई देने की एक आशा बनती हुई दिखाई दे रही है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। तो इस कंटेक्स्ट में हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इंडियन एग्रीकल्चर के बेसिक्स को जानें। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के क्या इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं। तो उसमें सबसे पहला आ जाता है दैट इज़ होल्डिंग एंड इनकम एंड डेट। मतलब कि कितनी तो ज़मीन है एक आदमी के पास में अगर ऑल ओवर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें या जो फार्मर्स हैं पर्टिकुलर उनकी बात करें। दूसरा, उनकी इनकम कितनी होती है मंथली या एनुअली, और उनके ऊपर कर्जा कितना हो चुका है अब तक, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि होल्डिंग के हिसाब से इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जैसा कि ऑलरेडी ये डेटा नोट करवाया था मैंने आपको एडिटोरियल डिस्कशन में, कि 70% वर्कफोर्स जो थी वो लगभग किस में थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में थी। तो ओवरऑल नंबर देखोगे तो 100 मिलियन थे वो, ठीक है। और उसका जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो थी ना, उसका नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन था 54%। तो आप देख सकते हो 70% तो हो गया लेबर फोर्स हो गया मतलब एग्रीकल्चर के अंदर, और दूसरा इनकम में, नेशनल इनकम में कितना कंट्रीब्यूशन, 54%। टाइम जैसे जैसे बीता तो 2019-20 आते आते आज के टाइम पे एग्रीकल्चर का ग्रोस वैल्यू एडेड मतलब जीवीए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी नेशनल इनकम में 17% कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और जो पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स का वो लगभग 40% के आसपास में आ चुका है। वो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं एडिटोरियल डिस्कशन में। तो आप भी यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर के हिसाब से देखें फार्म वर्कफोर्स में, तो जहाँ पे 70% जो हुआ करता था वो 2011 में 54.60% तक रहा और अब डिक्लाइन करके 42 या 44% के लगभग अभी है, मतलब फार्मर्स का नंबर अगर काउंट की जाए। दूसरी तरफ एग्रीकल्चर लेबर्स की अगर बात की जाए तो आप एक तो देखो यहाँ पर
वर्क फोर्स को देखो और लेबर की परसेंटेज देखो, तो लेबर की परसेंटेज ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दैट मीन्स लोगों के पास में जो ज़मीनें थी उन ज़मीनों की कमी आ गई है। ये अपन बिल्कुल क्लियरली इस चार्ट से देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्रूशियल स्टैटिस्टिक आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ पर लैंडलेस लेबर्स जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो 28% हुआ करते थे, जिनकी संख्या केवल 27 मिलियन थी 1951 में, वो बढ़ के 55% हो गए 2011 में। तो आप देख सकते हो कि कितना लैंडलेस लेबर की प्रेवलेंस है, कितनी नंबर इंक्रीज हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं वरीसम है, टेंशन वाली बात है कि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर किस तरीके से डिक्लाइन कर रही है। इसकी वजह क्या आपको पता होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होना। दूसरा, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी आ नहीं आ पा रही है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ज़्यादा है नहीं, अवेयरनेस ज़्यादा है नहीं, एजुकेशन लेवल इतना ज़्यादा नहीं है कि ज़्यादा टेक्नो फ्रेंडली जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका यूज़ किया जा सके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को इंक्रीज़ करने के लिए। ये सारी चीज़ आती हैं। तो डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से और चीज़ देखी जाए तो आज हमारे यहाँ पर जितनी भी लैंड होल्डिंग्स है ना, उस लैंड होल्डिंग की 86% जो है वो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के हाथों में। दैट मीन्स स्मॉल का मतलब तो हो गया जिनके हाथ में ज़मीन है कितनी, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में, और मार्जिनल वो हो गए जिनके पास में 1 हेक्टेयर से भी कम की ज़मीन हो। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से लैंड जो है वो फ्रेगमेंटेड है। 86%, केवल 15% ही लार्ज फार्मर या मीडियम स्केल के फार्मर्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो मार्जिनल जो सेक्शन है ना, फार्मिंग एग्रीकल्चर जो वर्क करते हैं उन लोगों के, तो वहाँ पर होल्डिंग आप देखोगे पर कैपिटा 0.37 हेक्टेयर, जो कि बहुत ही कम है। अब एक जने के पास में 0.37 हेक्टेयर अगर ज़मीन होगी तो वो किस तरीके से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को एफिशिएंटली और एक रिम्यूनरेटिव वे में कैसे कर पाएगा, वो कैसे उसको फ़ायदा होगा। रमेश चंद जो अभी नीति आयोग के मेंबर हैं, उन्होंने 2015 में एक स्टडी अपनी पब्लिश की थी। तो उन्होंने ये बोला कि एक प्राइवेट फार्मर होता है ना, किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के बाद में स्मॉलर सेगमेंट में, उसके पास में है 0.63 हेक्टेयर। तो आप कैसे बता सकते हो कि 0.63 हेक्टेयर के ऊपर कोई एग्रीकल्चर करे और वो उसके लिए फ़ायदे का सौदा हो? पॉसिबल ही नहीं है। तो कैसे वो पुअर्टी लाइन के ऊपर आ पाएगा? वो तो BPL ही बना रह जाएगा। तो इस तरीके से कंबाइंड रिजल्ट अगर अपन देखें, एक तरफ तो इनएफिशिएंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ पे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ इंडेटेडनेस मतलब कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देखो यहाँ पे इंडेटेडनेस देखो लैंड होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाउस होल्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो 10.02 लाख हाउस होल्ड ही थे 1951 के टाइम पे, जिस टाइम पे इनके ऊपर एक तरीके से मतलब कर्जा हुआ करता था। आज ऑल ओवर इंडिया देखोगे तो टोटल 468.48 मतलब 468.48 लाख हाउस होल्ड ऐसे हैं जिन पे कर्जा है, और एवरेज लोन कितना हो रहा है, कर्जा कितना हो रहा है, 47,000। और इसमें भी आप अगर मार्जिनल फार्मर्स की बात करोगे, देखो 31,000 तक का उनके ऊपर कर्जा है। तो उनकी इनकम ही नहीं हो रही है, प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, तो लगातार वो कर्जे के बोझ के तले दबते जा रहे हैं। रियलिटी ये है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर इंडिया में बात करें। ऐसे ही डेटा ये शो करता है कि 24 लाख हाउस होल्ड्स में से 40% तो ऐसे हैं जिनके पास में लैंड होल्डिंग अगर देखोगे तो वो है 0.01 हेक्टेयर, और उनके ऊपर कर्जा कितना है, 31,000 का। तो कैसे उतारेंगे कर्जे को? बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये अपने आप में एक गुड रीज़न है, एक अच्छा कारण है कि हम ये कह सकते हैं कि किस तरीके से फार्मर्स के ऊपर कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, और कैसे एग्रीकल्चर जो है इंडिया में एक अनरिम्यूनरेटिव मतलब घाटे का सौदा बनता चला जा रहा है। आज चार्ट नंबर 3 को अगर अपन देखें तो बिहार, पंजाब, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर आप देखो इनकम देखो कितना डिफरेंस आ रहा मंथली इनकम में। आंध्र प्रदेश में 5979 मतलब लगभग 6,000 रुपये पर मंथ इनकम हो रही है, तो पंजाब में 18,000 के लगभग इनकम हो रही है। तो ये गैप देखो। वेस्ट बंगाल में और भी बुरा हाल है, जहाँ पर 4,000 के लगभग इनकम होती है पर मंथ, तो बिहार में देख लो 3,500 रुपये हो रही है। तो आप देख सकते हो कितनी तो इनइक्वालिटी है रीजनल बेसिस पे, और कितना डेट है। 31,000 हम डेट मिनिमम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। आप देखो उस केस में आप 18,000 रुपये पर मंथ भी कमाते हो तो कितना मुश्किल है, एक महीने की इनकम तो आपकी कर्जे में गई। और बाकी जो लोग 3,500 4,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं, उनके लिए तो कैसे हो पाएगा पॉसिबल अपनी लाइफ को अच्छा बनाना, लाइवलीहुड अच्छे से अचीव करना। ठीक है, तो ये तो सेगमेंट हो गया कि क्या होल्डिंग है,
कितनी ज़मीन है एक पर कैपिटा के हिसाब से, क्या इनकम लेवल चल रहा है और कितना कर्जा चल रहा है। अब देख लेते हैं बाइंग एंड सेलिंग के सेगमेंट में कि कितना खरीदा जा रहा है, कितना बेचा जा रहा है, उसके हिसाब से अगर हम इसको और समझे तो जो किसान हैं उनका एक और मतलब दुखती हुई रग हम यहाँ पे देख सकते हैं। कैसे कि फार्मर्स जो है वो जब कोई भी प्रोड्यूस करने के लिए अपने इनपुट लेके आता है, जैसे फर्टिलाइज़र लेके आ गए, बिजली लेकर के आ गए, बीज लेकर के आ गए, तो वो खेती करेंगे, फिर उसके बाद में वो मार्केट में जाकर के अपना सामान बेचते हैं। तो एक तो लागत और एक इनकम, ठीक है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, उसको बोला जाता है टर्म्स ऑफ ट्रेड। क्या बोला जाता है? टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो आप यहाँ पे ये चार्ट देखो, इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि टर्म्स ऑफ ट्रेड कितना ज़्यादा मुश्किल है। अगर 1 रुपया लगाया और 1 रुपये में ही सामान बेच दिया, दैट मीन्स 100% 100 आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड है। बट आप देखो आज के टाइम पे क्या हाल हो रहा है, घाटे का सौदा है कि नहीं, कि सामान मतलब जितना इनपुट रिक्वायर्ड है एक एग्रीकल्चर एक पर्टिकुलर लैंड पे खेती करने के लिए, उसमें अगर 100 रुपये लग रहे हैं तो किसान उस ज़मीन पर जितनी खेती का प्रोड्यूस हो रहा है ना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसको सेल कर रहा है केवल 96 में। तो आप देख लो 4 रुपये का घाटा हो रहा है कि नहीं। एक एवरेज यहाँ पे अपन देख सकते हैं जो कि 2011-12 में कहीं ना कहीं फ़ायदे का सौदा बनता हुआ दिखाई दे रहा था, एक केवल ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि टर्म्स ऑफ ट्रेड है, उसमें भी फार्मर्स हैं कहीं ना कहीं परिस्थितियों का एडवर्सली सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक कंसर्न निकल के आ रहा है रिपीटेडली कि गवर्नमेंट ने जैसे ही ये रिफॉर्म्स निकाले हैं ना, बिल्स, तो उसके बेसिस पे क्या ये कह रहे हैं कि एमएसपी, तो देखो एमएसपी तो कहीं ना कहीं अपने आप में बनी रहती है, एमएसपी के ऊपर कोई थ्रेट नहीं है। बट एमएसपी भी कौन सा पेट भर रही है पूरे किसानों का? एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो जो है वो 23 क्रॉप्स के लिए दी हुई है, और उनमें भी मेजरली प्रोक्योरमेंट जो होता है ना, वो वीट और राइस का ही होता है। बची हुई 21 क्रॉप्स जो हैं उनको तो इसका इतना बेनिफिट मिल ही नहीं पाता। तो आप ओवरऑल देखोगे ना तो एमएसपी भी है, उससे भी इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है। बाकी अदर क्रॉप्स पे आप देखोगे, चाहे वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स हो, जैसे दालें हो गई, वो हो गई, या फिर हॉर्टिकल्चर हो गई, इन पे थोड़े ना कोई इतना कोई बेनिफिट होता है, तो वो भी एक घाटे का सौदा ही है। तो कहने का मतलब हमारे एग्रीकल्चर कितना मतलब एडवर्स कंडीशंस का सामना कर रही है वो अपन यहाँ पे समझ सकते हैं। दूसरे वेरिएबल्स की अगर देखें कि एक तो हमने इनकम देखी, एक इंडेटेडनेस मतलब कर्जे की बात की, एक प्रोक्योरमेंट की, तो इसमें हम देखें तो इन सारी तीनों चीज़ों की वजह से क्या होगा? देखो जी, बिहार, यूपी, राजस्थान जैसे स्टेट्स में जब ये तीनों चीज़ें कंबाइन होकर के एक त्रिकाल की तरह बन के आएंगी, तो यहाँ के लोग माइग्रेट करके दूसरी जगह जाएंगे कि नहीं? तो वही होता है, इंटर स्टेट माइग्रेशन ज़्यादा होता है, एक आउट माइग्रेशन देखा जाता है। राजस्थान के किसान, बिहार, यूपी के किसान अपनी खेती को छोड़ करके अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सदर्न इंडियन स्टेट्स में जाते हैं। जैसे यूपी से आप देखो कितना माइग्रेशन है, बिहार से आप देखो और राजस्थान से आप देखो, तो आप देख सकते हो कितना माइग्रेशन का कारण है खेती की अनप्रोडक्टिविटी, लो होल्डिंग, ज़्यादा इनकम नहीं होना और कर्जा ज़्यादा होना। तो लास्ट में गवर्नमेंट ने ये कहा है कि बोले कि ये रिलैक्सेशन जैसे ही देंगे मार्केट में तो फार्मर्स को एक थोड़ा सा से मिलेगा और वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ज़्यादा प्रोड्यूस का मतलब एक तरीके से ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, तो उनके लिए प्रॉफिट वाला सौदा होगा। तो इस तरीके से ये बेनिफिट है। तो आशा तो अपन कर सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है। आरबीआई ने भी अपनी एक स्टडी में ये कहा था कि बोले कि इंडिया के अंदर बहुत रूम है जहाँ हम मार्केट फोर्सेस के लिए फ्री स्पेस दे सकते हैं, और वो गवर्नमेंट ने किया भी है। और ये भी कहा जा रहा है कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में जॉब्स भी क्रिएट होगी। तो ये भी चलो एक वेलकमिंग स्टेप है, बट पॉइंट वही आ जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और दूसरा अपन ये लास्ट चार्ट देखें कि जहाँ पर फूड प्रोसेसिंग होती है तो उसका जीवीए में कितना एक तरीके से फैक्टर है, कितना उसका परसेंटेज है टोटल मैन्युफैक्चरिंग में। तो इंडिया में तो देखो फूड प्रोसेसिंग अभी 9.7% पे स्टैंड कर रही है, जबकि इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड में देखो आप 35% तक पहुंच गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आर्टिकल अपना यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस, न्यू स्ट्राइड माइल्स टू गो। अभी इंडियन नेवी ने मंडे को अनाउंस किया है 2 वुमेन ऑफिसर्स का एज एन ऑब्जर्वर हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में। तो वो क्या है, एक टेक्नीशियन का काम करेंगे, टेक्निकली वो सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से ये एक पहली बार है कि फर्स्ट वुमेन एयरबोर्न कम्बेटेंट में इनको मौका मिलेगा
वो वॉरशिप्स में भी जाके ऑपरेट कर पाएंगे। कहने का मतलब नेवी में जो शिप्स होते हैं वॉरशिप्स, वहीं पे हेलीकॉप्टर्स पार्क होते हैं, वहीं पे इनका यूज़ किया जाता है पूरा, चाहे मॉनिटरिंग करो, सर्विलांस करो, या फाइट के टाइम पे करो, या फिर कहीं पे कोई रिलीफ पैकेजेस दे रहे हों। जैसे कि अभी मालदीव में कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, बाढ़ आ गई फॉर एग्जांपल, नेपाल में, नेपाल तो क्या मतलब मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नेवी यहाँ वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए जाती है। तो कहने का मतलब एक लीडिंग रोल देने का एक शुरुआत हुई है नेवी की बात की जाए। ओके, मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने वुमेन की एलिजिबिलिटी को अपहेल्ड किया था कि जो एसएससी होता है ना, शॉर्ट सर्विस कमीशन, उसमें वुमेन को भी एंट्री मिलनी चाहिए और मिलती रही है, तो और भी डाइवर्सिफाई करो अदर डिपार्टमेंट्स में भी। ठीक है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप कहीं ना कहीं एक परमानेंट कमीशन में भी इनको एंट्री दो। शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्या होता है, 10 साल या फिर उसके बाद में एक्सटेंडेड मैक्सिमम 4 साल का और इनको एक्सटेंशन मिलता था। तो वो अब क्या कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो विलिंग है कि हाँ हम और भी ज़्यादा सर्विसेज दें इंडियन नेवी को, तो उनके लिए परमानेंट कमीशन की फैसिलिटी भी आप दो। लास्ट दिसंबर में नेवी ने फर्स्ट वुमेन पायलट को इंड्यूस भी किया था अपनी पूरे ग्रुप में। तो इस तरीके से अगर अपन देखें रोल ऑफ वुमेन देखें नेवी में, तो इसको अपन जानने की कोशिश करते हैं कि कब से शुरुआत होती है। देखो 1992 मतलब 1992 तक जो वुमेन ऑफिसर्स हुआ करती थी, उनको नेवी में मेडिकल स्ट्रीम में या फिर आर्म्ड फोर्सेस की मेडिकल सर्विसेज के थ्रू इनको लिया जाता था, मतलब मेडिकल सर्विसेज में ही इनकी एंट्री हुआ करती थी। फिर जुलाई 1992 में नेवी ने वुमेन्स को अलग ब्रांचेज में भी सेलेक्ट करना शुरू कर दिया। वो शुरू में तो होती थी, स्पेशल एंट्री स्कीम शुरू की गई थी। सबसे पहले तो 1992 जुलाई के बाद में क्या किया, स्पेशल एंट्री स्कीम शुरू कर दी। फिर उसके बाद में शॉर्ट सर्विस कमीशन की शुरुआत कर दी गई थी नेवी में भी एंट्री के लिए, वुमेन्स की बात की जाए पर्टिकुलरली। फिर टाइम जैसे जैसे बीता तो और भी ब्रांचेज ऐड होती गई, और आज करंटली देखें तो वुमेन ऑफिसर्स जो हैं वो नेवी में ज्वाइन कर सकती हैं। एक तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, एक ऑब्जर्वर में, एक लॉ के सेगमेंट में, लॉजिस्टिक्स में, एजुकेशन में, नेवल आर्किटेक्चर में, पायलट इन मैरीटाइम रिकॉनेसेंस स्ट्रीम में, मतलब लड़ाई के टाइम पे भी कहीं ना कहीं इनकी हेल्प ले, असिस्ट करे जो मेन लीडिंग फाइटर्स जो हैं उनकी। एक नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टोरेट की जो भी नए वेपन खरीदे जा रहे हैं, नए आर्मरी खरीदी जा रही है या फिर इंड्यूस की जा रही है नेवी में, तो उनका इंस्पेक्शन करना। इन डिपार्टमेंट्स में वुमेन की एंट्री अलाउड है। और आर्मी और एयरफोर्स की जब बात की जाए तो वहाँ पर केवल इंड्यूस किया जा रहा है कमीशन ऑफिसर्स को, और ना कि अदर रैंक्स में। कहने का मतलब ये है कि इंडियन आर्मी और एयरफोर्स में केवल कमीशनड ऑफिसर्स की रैंक में ही वुमेन की एंट्री हो रही है, अदर रैंक्स में नहीं हो रही, जो कि नेवी में कहीं ना कहीं ओपन है ऑलरेडी। जैसे कि जूनियर कमीशन ऑफिसर हो गया, नॉन कमीशन ऑफिसर्स हैं, वहाँ पर इंडियन नेवी में तो एंट्री मिल रही है वुमेन को, बट आर्मी में और एयरफोर्स में नहीं मिल रही है। अगर 2000 के दशक की बात करें, 2000s की, तो वुमेन ऑफिसर्स को मेडिकल और लॉजिस्टिक्स ऑफिसर स्ट्रीम में भी डिप्लॉय करना शुरू कर दिया था, बट इन डिप्लॉयमेंट्स को आगे फिर बाद में डिसकंटिन्यू कर दिया। कौन से, मेडिकल वाले में और लॉजिस्टिक्स वाले में अभी डिसकंटिन्यूड है, ये अपन बात कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही अगर देखें तो अभी जो करंटली डेवलपमेंट हुए हैं तो उसको देखें तो उसको एक न्यू लैंडमार्क अपन कंसिडर कर सकते हैं, जहां पर ऑब्जर्वर के तौर पे भी, एयरबोर्न टेक्नीशियन के तौर पे वुमेन को इंड्यूस करना नेवी में, ये एक अच्छा स्टेप उठाया गया है। ये एक वाटरशेड इवेंट अपन बोल सकते हैं इसको, जिसमें वो विंग एयरक्राफ्ट में टेक ऑफ और लैंड करने के काम भी करेगी। इस एंट्री से हेलीकॉप्टर स्ट्रीम का मतलब ये है कि हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में अगर वुमेन की एंट्री हो रही है ना, इसका मतलब फ्रंटलाइन वॉरशिप में इनका डिप्लॉयमेंट होगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स तो वहीं डिप्लॉय होते हैं, तो इनका वहाँ से लैंड करना, वहीं से टेक ऑफ करना, तो वो सारी फंक्शनिंग भी ये आराम से टैकल कर पाएंगी। ठीक है, अगर अपन देखें जितने भी मतलब ज़्यादातर लार्जली जो वॉरशिप्स हैं ना नेवी के, वो कहीं ना कहीं बेसिक लिविंग अरेंजमेंट्स तो प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पर वुमेन्स के लिए रहना ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ नहीं होगी, और वो अपने हिसाब से वहाँ पे सरवाइव कर सकती हैं अलॉन्ग विद मेल काउंटर पार्ट्स। ठीक है, तो पॉइंट ये आता है फिर आगे कि सर्विंग और रिटायर वुमेन ऑफिसर्स हैं, उनके लिए क्या फैसिलिटी होगी, क्या नहीं होगी। तो ये सेलिब्रेशन तो हो रहा है, बट पॉइंट ये आ जाता है फिर कि ऑपरेशनल स्ट्रीम में जब जाकर के ये वुमेन काम करेंगी, तो ये अपने आप में एक अच्छा मौका है इनके लिए अपने आप को एक्सप्लोर करने का।
ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड का काम करेगा जहां पर वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं। क्योंकि शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्या होता है कि शुरुआती 10 साल आप काम कर सकते हो, फिर उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल और एक्सपेंड कर सकते हो, एक रिक्वेस्ट के बेसिस पे या फिर कुछ टेस्ट या फिर कुछ स्टैंडर्ड्स को अगर आपने फुलफिल कर दिया तो कुछ ऑफिसर्स इस बेसिस पे इनएलिजिबल हो जाती थी तो उनको छोड़ दिया जाता था। बट अब क्या कर दिया गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिस पे अब परमानेंट कमीशन स्टैब्लिश कर दिया गया है। तो जो विलिंग रखती हैं, जो परफॉर्म कर सकती हैं, उनके लिए अब आगे वो परमानेंटली मतलब एसएससी का टेन्योर कंप्लीट होने के बाद में भी आगे अपनी सर्विसेज को परस्यू कर सकती हैं। तो मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को अपहेल्ड किया है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को भी आप परमानेंट कमीशन में कंडक्ट कर सकते हो, इंड्यूस कर सकते हो अगर वो चाहते हैं तो, कुछ स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे। तो इस वर्डिक्ट के टाइम पे मार्च में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने और जस्टिस अजय रस्तोगी ने ये कहा था कि ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड हम तैयार कर रहे हैं जिससे कि वुमेन को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिससे कि वो आज तक उन्होंने हिस्टोरिकली जो डिस्क्रिमिनेशन, जो एक गैप देखा है अपनी खुद की वेलफेयर और एक मेल काउंटर पार्ट के कंपैरिजन में, तो वो एक कहीं ना कहीं हम दूर होता हुआ देख सकते हैं इन सारे कामों से। और वुमेन अगर खुद कंपैटिबल है तो उनकी कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको भी वो चीज़ें मिलनी चाहिए जो एक मेल को मिलती है। ठीक है, तो वुमेन ऑफिसर्स के लिए ये एक होप का स्कोप है कहीं ना कहीं, जिससे कि वो आने वाले टाइम पे अपने रिजल्ट्स दे करके और वेलफेयर को इंश्योर कर सकते हैं, कमांडिंग पोजीशन तक भी पहुंच सकती हैं वो शिप्स में। ठीक है, तो इस तरीके से वुमेन्स का डिप्लॉयमेंट करना अपने आप में कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग भी रहता है, बट आने वाले टाइम पे वुमेन जैसे जैसे परफॉर्म करेंगी तो उनको चैलेंजिंग रोल्स भी देना शुरू कर देंगे, जैसे कि सबमरीन्स में उनको डिप्लॉय करना, वॉरशिप्स में इनको डिप्लॉय करना आने वाले टाइम पे। क्योंकि वॉरशिप पे तो आना शुरू हो ही गई, जैसे कि हेलीकॉप्टर है वहीं पर डिप्लॉयड रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि वुमेन की प्लेस जो है आर्म्ड फोर्सेस में अगर हम लगातार बढ़ाते रहेंगे तो वो बैटल फील्ड में भी लड़ाई करने के लिए एनी टाइम तैयार रहेंगी। तो इससे क्या होगा, फ्रंट लाइन जो पर्सनल्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वहाँ पर भी ये अपने आप को इंड्यूस कर पाएंगी, अपने आप को एम्पावर फील कर पाएंगी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो वुमेन एम्पावरमेंट पे जब भी कुछ लिखना हो ना आपको, तो ये कोट कर सकते हो कि हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में भी ऑब्जर्वर के तौर पे वुमेन को इंड्यूस किया गया है आर्मी में, सॉरी नेवी में। और नेवी में तो बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स है जहाँ पर वुमेन को इंड्यूस किया जाता है एज़ कम्पेयर टू आर्मी और एयरफोर्स की बात की जाए तो। ठीक है, तो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जब भी अपने डिफेंस सिक्योरिटी की बात है तो बोल सकते हैं। दूसरा, जब जीडीपी ग्रोथ की बात है तब भी ये यूज़ कर सकते हो आप कि जीडीपी ग्रोथ में आज जो 50% जो पॉपुलेशन का पार्ट है वुमेन, तो उनको अगर हम बराबर की हिस्सेदारी नहीं देंगे, उनको बराबर रोल नहीं प्ले करने का मौका देंगे, तो कैसे हम एक इकोनॉमिक पावर बन सकते हैं। दूसरा, हमारी जब वुमेन ही फाइट करेंगी, सामने काउंटर पार्ट में अगर मेल ही मेल रहेंगे तो अगले का तो वैसे ही कॉन्फिडेंस डाउन कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि जो ऑर्थोडॉक्सी चलती आ रही है उसमें तो डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता ही रहा ना वुमेन को, तो वो उस चीज़ में कहीं ना कहीं ये अपने आप को स्ट्रांगली स्टैब्लिश कर सकती है और इंडिया एक अच्छा मैसेज दे रहा है वर्ल्ड ओवर। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन यहीं खत्म होता है। थैंक यू।